हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी प्रक्रिया बेहद ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का क्लास नंबर 31, जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है भारत में सिकंदर का आक्रमण। तो अभी तक देखिए भारत में जो विदेशियों का आक्रमण हो रहा था, जो पर्शियन एम्पायर था, जो ईरानी एम्पायर था, उन्हीं लोगों के द्वारा हुआ। लेकिन अब यहाँ पे पर्शियन आक्रमण के पश्चात धीरे धीरे भारत की जो ये उत्तर पश्चिम की जो सीमा पर पुनः विदेशी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। इस बार आक्रमणकारी यूनानी थे और इस आक्रमणकारी का जो नेता था, नेतृत्व कर रहा था मकदूनियाई शासक अलेक्जेंडर सिकंदर, जिसका नाम था। ऐसे में अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इतने दूर से, देखिए पूरी तरीके से यूरोप में, ठीक है, बिल्कुल उसकी सीमाओं में स्थित यूनान, उस समय कोई ऐसी परिवहन का कोई ऐसा साधन नहीं था कि कोई इतनी आसानी से आ जाएगा। घोड़ों से इतनी दूर सवार होके आखिर कोई शासक इतनी दूर, ठीक है, युद्ध करने क्यों आएगा? क्या उसकी साम्राज्यवादी विस्तार की जो नीति है इतनी मजबूत है, इतनी प्रबल है? इन सारे सवालों का जवाब यहाँ पे हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे कि वो भारत पर आक्रमण क्यों किया, इस आक्रमण के पीछे उसके क्या उद्देश्य थे, क्या वह अपने उद्देश्यों में सफल रहा। जहाँ तक सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव की बात है, तो इस संदर्भ में इतिहासकारों के बीच मतैक्य की स्थिति नहीं है। कुछ ने इस आक्रमण को प्रभावहीन माना, तो कुछ ने इस आक्रमण को दूरगामी परिणामदायक बताया। और हम लोगों को वास्तविक वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए हमें इन कारणों और इनके परिणामों के समग्र एनालिसिस करके हमें देखना होगा कि आखिर यूनानी आक्रमण ने भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित किया अथवा नहीं। यदि किया तो यह प्रभाव कितना गहरा था। अब सिकंदर के भारतीय आक्रमण के कारणों की छानबीन के क्रम में सर्वप्रथम तत्कालीन हमें उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति को बेहद हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखने का यहाँ पे काफ़ी डिटेल से प्रयास करते हैं। तो जैसा कि मैंने टॉपिक को पूरी तरीके से यहाँ पे आप डिवाइड कर दिया है, भूमिका के रूप में आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सिकंदर की जो संक्षेप जीवनी है ये जानने का प्रयास करेंगे। उसके तत्पश्चात यहाँ पे उसके द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़ा गया, खासकर पर्शियन एम्पायर को परास्त करने के लिए, और धीरे धीरे इसी युद्ध के पश्चात भारत में इसने एंट्री लिया, खासकर सप्त सिंधु प्रदेश में, और भारतीय राजाओं के साथ युद्ध हुआ। तो काफ़ी एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में सारा क्रिस्टल क्लियर में आप लोगों की कोशिश करने की, ठीक है, प्रयास करूँगा। इसके तत्पश्चात दूसरे नंबर पे देखेंगे कि सिकंदर के आक्रमण का कारण क्या था, और जब सिकंदर ने आक्रमण कर ही दिया तो उसके जाने के पश्चात भारत में क्या प्रभाव पड़ा। इन सारे एक एक बिंदुओं के हम लोग अभी जस्ट चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिकंदर। तो देखिए अगर सिकंदर की अगर जीवनी की बात की जाए तो जो सिकंदर था मैसिडोन, ध्यान होगा आप लोगों को, मैसिडोन मैप में आप लोगों को दिखा दूंगा। उस समय जो ग्रीस था, यूनान था, उसका एक छोटा राज्य था, और यहाँ का जो शासक था मैसिडोन का फिलिप सेकेंड था, फिलिप द्वितीय था, और इसी का जो पुत्र था ये जो अलेक्जेंडर था, सिकंदर था। तो इंग्लिश में अलेक्जेंडर बोलते हैं, हिंदी में सिकंदर है, ध्यान रखिएगा। बचपन से ये जो बालक था, जो सिकंदर था, इसकी इच्छा थी कि हम विश्व सम्राट हमें बनना है, पूरे विश्व को यहाँ पे हमें जीतना है। तो शुरू से इसने एक टारगेट किया और इसको, ठीक है, बेहतरीन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 16 वर्ष की आयु में इसका बहुत शानदार जो शिक्षक रहा, गुरु रहा, सब इसका नाम आप लोग जानते होंगे, अरस्तु, महान विचारक के रूप में मौजूद अरस्तु से शिक्षा प्राप्त करके सिकंदर राज्य में वापस आ गया, अर्थात मैसेडोनिया में वापस आ गया। अब यहीं से इसका शुरू हो जाता है घरेलू कला, और उसके बाद से धीरे धीरे जो उसकी विश्व सम्राट बनने की जो प्रक्रिया होती है,
आगे चल के वो इस मैसिडोन का शासक बनता है और इस मैसिडोन के एक छोटे से क्षेत्र से शासक बनते हुए पूरे के पूरे यूनान का ही यहाँ का शासक बन जाता है। और तत्पश्चात उसका जो नाम है, ठीक है, द अलेक्जेंडर ग्रेट भी उसे बोला गया। साथ में मकदुनियाई मैसेडोनिया ग्रीक का शासक भी बोला गया और अलेक्जेंडर तृतीय भी इसे बोला गया। ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर थर्ड इसे बोला गया, ठीक है, और मैसेडोनिया के नाम से भी जाना गया। तो इतिहास में इसका जो जगह है बेहद ही कुशल और यशस्वी सेनापतियों में एक इसे माना गया है। अपनी मृत्यु तक उसकी जो इच्छा थी कि मैं विश्व सम्राट बनूं, ऐसा माना गया है कि जब वह मृत्यु के कगार पर था तब उसका जो लगभग जो एरिया था, उसने लगभग जो प्राचीन जो यूनान साम्राज्य था लगभग उसकी आधी भूमि जीत चुका था। ध्यान रखिएगा, उस समय ग्रीक, ठीक है, जो एम्पायर था बहुत बड़ा था और उसकी आधी भूमि जीत चुका था, जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी। लेकिन सत्य यही है कि जो विश्व सम्राट बनने की जो इच्छा थी कि पूरे विश्व में हमें कंट्रोल करना है, उस समय तक मरते मरते तक पूरे विश्व का लगभग, ठीक है, महज 5% भौगोलिक इलाका ही यह जीत पाया था। उसने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, बैक्टीरिया, भारत में, ठीक है, खासकर पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पंजाब जैसे आदि क्षेत्रों को उसने जीता और वहाँ पे विजय हासिल की। लेकिन बाद में ऐसा माना गया कि भारत में उस समय इसी के जो समकालीन मगध साम्राज्य का जो लास्ट वंश था, एक तरीके से जिसे हम लोग नंद वंश के नाम से जानते हैं, उस नंदों की सेना के डर से सिकंदर तो नहीं डरा, लेकिन इसके सैनिक वगैरह डर गए और पूरी तरीके से मजबूर हो गए कि नहीं, अब हमें भारत से जाना है। तो लगभग 10 सालों तक यह भारत में रहा। भारत के कुछ क्षेत्रों को, पश्चिमोत्तर क्षेत्रों को कंट्रोल किया, कुछ शासकों को हराया, कुछ उपनिवेश भी बनाया और जब वहाँ से जाने लगा तो वहाँ पे, ठीक है, गवर्नर के रूप में अपने ही लोगों को बना के वो चला भी गया। तो इन सारे के सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग दूसरे यहाँ पे बात करते हैं अलेक्जेंडर वर्सेस पर्शियन एम्पायर। तो अभी तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यही जो पर्शियन एम्पायर था, इतने बड़े क्षेत्र में इन्हीं लोगों के द्वारा भारत के, देखिए ये जो बिल्कुल मैप है पश्चिमोत्तर का मैंने क्षेत्र से लिंक कराने की कोशिश किया है, नीचे भारत का मैप जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस पर्शियन एम्पायर के द्वारा साइरस द्वितीय था, दारा प्रथम था, ऐसे शासकों के द्वारा भारत के कुछ क्षेत्रों को यहाँ पे जीतने का प्रयास किया गया और इसमें वो सफल भी रहे। लेकिन अब पीछे से देखिए यहाँ पे मैसेडोनिया से अब, ठीक है, सिकंदर, इधर एशिया माइनर जो तुर्की का जो क्षेत्र है, इधर देखिए बिजित, इधर इजिप्ट तक को नहीं छोड़ता है। अलेक्जेंड्रिया यहाँ पे उसके नाम से एक शहर भी बसता है और पूरे इस पर्शियन एम्पायर को रौंदते हुए भारत में एंट्री करता है। अब आप लोगों को ध्यान होगा कि जब भारत में जब यहाँ पे एंट्री कर रहा है यहाँ पे इधर, तो यहाँ पे एक बहुत बड़े क्षेत्र पे नंदों का भी इधर कंट्रोल था कि जो लगभग ये, ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश के दक्षिण में ये लोग आ चुके थे। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र इस नंद वंश के समय हो चुका था। और लास्ट जो शासक था, आप लोगों को ध्यान होगा, जिसका नाम था घनानंद। तो घनानंद के ही समकालीन था सिकंदर। नेक्स्ट आइए हम लोग अब देखने का प्रयास करते हैं, कुछ युद्ध हुआ है यहाँ पे। अर्बेला का संग्राम या इसे गौगोमेला का युद्ध बोला गया। बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है पर्शियन एम्पायर की कि उस समय जो पर्शियन एम्पायर था, सिकंदर के अपने साम्राज्य से कोई लगभग, देखिए, लगभग 40 गुना बड़ा था, 40 गुना बड़ा क्षेत्र था। लेकिन जो एक ड्रिज, जो इच्छा शक्ति होती है, विल पावर जो होता है, ये सबसे मायने रखता है किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए। और यही सारी चीज़ें सिकंदर के अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। पूरे पर्शियन एम्पायर को देखिए वो रौंदते हुए
यहाँ पे जो युद्ध करता है, जिस युद्ध का नाम है अर्बेला या इसे गोगोमेला का भी युद्ध इसे बोला गया। यह युद्ध यूनान के सम्राट सिकंदर और जो ईरान का जो उस समय जो हकमनी साम्राज्य था, मैंने आप लोग बताया था, हुआ था दारा प्रथम का जो पुत्र था, ठीक है, दारा प्रथम तृतीय था यहाँ पे, दारा तृतीय के नाम से डेरियस तृतीय भी था यहाँ पे, ठीक है। इसी सिकंदर के द्वारा इसके साथ जो युद्ध लड़ा गया लगभग 331 ईसा पूर्व के आसपास दुहोक में, ध्यान रखिएगा, दुहोक में लड़ा गया। 30 सितंबर 331 ईसा पूर्व को हुआ और इसमें सिकंदर की सेना ईरान की सेना से बहुत छोटी थी। ईरान इतना बड़ा एम्पायर था, सिकंदर, ठीक है, पास बहुत छोटी सेना थी, लेकिन यही था, बहुत सारी मूवी वगैरह में आप लोग देखेंगे कि सिकंदर जिस तरीके से अपने सैनिकों को मोटिवेट करता था वो काबिल तारीफ था। और यही कारण है कि अपने युद्ध कौशल के कारण, विल पावर की वजह से सिकंदर इस युद्ध में जीत गया और पूरे के पूरे पर्शियन एम्पायर पे इसने कंट्रोल कर लिया। अब पर्शियन एम्पायर में बहुत सारे मूवी वगैरह हम देखेंगे तो एक बहुत ही बड़े क्षेत्र पे वहाँ पे जो भोग विलास, ठीक है, सारे वहाँ के जो भी शासक होते हैं बहुत सारे राज्यों के भाग जाते हैं और उन पे सिकंदर का यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। लेकिन यही था कि अब सिकंदर का जब यहाँ पे कंट्रोल हो गया तो सिकंदर यहाँ पे तो रुकने वाला नहीं था, ठीक है। हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात लगभग वहाँ पे कुछ दिनों तक रुका और 327 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए यहाँ पे चल पड़ा। अब भारत विजय के लिए यहाँ पे क्यों चल पड़ा, इसको थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः ऐसा माना गया कि वह भारत की अपार संपत्ति पर जो धन था इस पे वह पूरी तरीके से ललचा गया था। जब पर्शियन एम्पायर में जब उस रेगिस्तानी इलाके में उतना कुछ जब उसे मिल गया तो ऐसा माना गया कि यहीं के लोगों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा बोला गया कि यहाँ पे क्या है भाई, इससे अधिक तुमको भारत में मिलेगा अगर तुम पूर्व की तरफ जा रहे हो। और तो और यहाँ पे इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का जो वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था और इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित हुआ। सिकंदर के भौगोलिक अन्वेषण और प्रकृति विज्ञान के प्रति तीव्र ललक थी। उसने सुन रखा था कि भारत की पूर्वी सीमा पर बिल्कुल कैस्पियन सागर ही फैला है और वह विगत विजेताओं की शानदार उपलब्धियों से भी प्रभावित था और वह उनका अनुकरण कर उनसे भी आगे निकल के जाना चाहता था। और बिल्कुल ये आइडियल कंडीशन था उस समय। अगर हम लोग भारत की स्थिति को देखें तो पश्चिमोत्तर भारत की राजनीति की स्थिति उसकी इस योजना के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त थी। यह क्षेत्र अनेक राजतंत्र और कबायली गणराज्यों में बटा हुआ था, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल यही सारा वो क्षेत्र है, लगभग पश्चिम का जो है क्षेत्र है यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिन्हें अपने अपने क्षेत्रों से लगाव था और जिन राज्यों पर शासन करता था उनसे उन्हें बड़ा गहरा प्रेम था। सिकंदर ने पाया कि अगर इन राजवाड़ों को एक एक करके यहाँ पे जीत लिया जाए तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। और इन इलाकों में मुख्यतः जो दो सबसे मजबूत शासक के रूप में मौजूद थे, जिसे कि पुरु राज्य यहाँ पे और दूसरा था यहाँ पे तक्षशिला। तक्षशिला का शासक का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका नाम था आम्भी। और पुरु के शासक का नाम आप लोग पता ही है, पोरस। ये वही पोरस है, पोरस और सिकंदर की लड़ाई की जिसकी गाथाओं में, इतिहास में जिक्र होता है। ऐसा माना गया कि आम्भी ने ही सिकंदर को आमंत्रित किया हुआ था, क्योंकि पोरस और आम्भी में बिल्कुल एक 36 का आंकड़ा था। तो यहीं से शुरू हो गया, ऐसा माना गया है, मेरा कहना नहीं है। इतिहासकारों में इस बात को लेके कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी जो भी है। तो इन इलाकों के शासकों में दो जो सुविख्यात थे, पहला तक्षशिला का राजा आम्भी और दूसरा पोरस, ठीक है, पुरु राज्य का जो क्षेत्र है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल झेलम और नीचे जो चेनाब नदी के बीच का क्षेत्र था।
दोनों एक साथ मिलकर सिकंदर को आगे बढ़ने से रोक सकते थे, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था क्योंकि दोनों में बनता ही नहीं था। मगर वे दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और ना ही खैबर दर्रा पर कोई निगरानी रख पाए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खैबर दर्रा हिंदुकुश की पहाड़ियों में बिल्कुल एक दर्रा यहाँ पे मौजूद है। अगर यहाँ पे अगर एंट्री पा लेते हैं तो आसानी से भारत में आया जा सकता है, और यही किया गया। इधर सिकंदर है पर्शियन एम्पायर में यहाँ पे मौजूद, अब निकल पड़ा। ईरान पर विजय पा लेने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहाँ से खैबर दर्रा पार करते हुए वह 326 ईसा पूर्व, डेट याद रखिएगा, 326 ईसा पूर्व में भारत आया। सिंधु नदी तक पहुंचने में उसे 5 महीने लग गया, क्योंकि घुड़सवारी करना उन विषम परिस्थितियों में, भारत की जलवायु अलग है, उपोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है, इतना आसान नहीं था। सिकंदर ने जस्ट आते ही यहाँ पे जो तक्षशिला का जो शासक था आम्भी, ऐसा माना गया जब वो आमंत्रित किया था तो स्वाभाविक है कि अब वहाँ पे उसका वो रिटेलिएट नहीं करेगा। तो आम्भी ने जस्ट यहाँ पे घुटना टेक दिया, और जब घुटना टेक दिया उसके सैनिक इतने दूर से आए हैं, तो सिकंदर ने अपनी अब यहाँ से फौजी ताकत को इस तक्षशिला के आसपास के क्षेत्रों पे बढ़ाना शुरू हुआ। खजाने में हुई कमी को पूरा किया, और झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। अब यही है पोरस, और यहीं पे यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया। पोरस वर्सेस यहाँ सिकंदर की। अब इस युद्ध के लेके काफ़ी ही एक भयानक युद्ध यहाँ पे माना गया, और इसमें जो सिकंदर की एक कह सकते हैं कि कट्टरतापूर्ण जो नीति है वो भी यहाँ पे हमें सामने दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे इस युद्ध में ऐसा माना गया कि यूनानी लेखकों के अनुसार ही माना गया है कि सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहाँ पे वहाँ की स्त्रियों ने जो पूर्व राज्य की स्त्रियों ने हथियार उठा लिए, लेकिन सिकंदर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इस विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर, अर्थात पोरस की वीरता से प्रभावित होकर, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि पोरस का एक जो पागल हाथी था, इस हाथी ने अपने ही सैनिकों को रौंदना शुरू कर दिया। बहुत सारी ऐसे कहानियां हैं पोरस के, खासकर उसके वीर गाथा को सुनाने के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ इलाके यहाँ पे प्रदान कर दिया। तो यहाँ पे सिकंदर आ गया बिल्कुल इधर तक्षशिला के तरफ से, इधर आ रहा है, और यहाँ पे आ गया इधर पूर्व के क्षेत्र की तरफ। तो आप देख पा रहे मार्क यहाँ पे दिया है कैसे कैसे सिकंदर आया है और कैसे कैसे सिकंदर जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि यहीं पे सिकंदर ने 2 नगर, काफ़ी इंपॉर्टेंट नगर है, एक है निकाया और दूसरा जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक यहाँ पे निकाया और ऊपर है यहाँ पे जस्ट इसी के आसपास है बुकेफाला। ध्यान रखिएगा, निकाया और बुकेफाला, कई जगह पे बड़केफला भी मिल जाएगा। यहाँ पे इन नगरों की स्थापना की। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश यहाँ पे बन गए, जैसे कि सिकंदरिया, बुकफेला, निकाया, ये 3 जो क्षेत्र था सिकंदर के अंडर कंट्रोल में यहाँ पे हो गया। और जो ब्यास नदी है नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट स्टेज था। सिकंदर ऐसा माना गया कि इसी ब्यास नदी तक सिकंदर आ पाया। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार करने के पश्चात अब उसने यहाँ पे स्वदेश लौटने का फैसला कर लिया। अब यही कहा जा रहा है कि आखिर इसके सैनिकों के द्वारा इनकार क्यों किया गया। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, कि वह पूरब की तरफ इधर नंद साम्राज्य, आप देख पा रहे हैं इधर पूरा का पूरा जो नंद एम्पायर है, जस्ट थोड़ा सा अगर पूरा आ जाता तो इस नंद साम्राज्य से टक्कर होना तय था। लेकिन
यही बात कहा जा रहा है कि सिकंदर की फौज ने उसका साथ देने से मना कर दिया। यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे। लगभग 10 सालों तक वे घर से बाहर थे और बीमारियों ने इन्हें घर दबोचा था। भारत की यहाँ पे जो जलवायु है, ठीक है, गर्म हवा जलवायु जो काफ़ी उनको एक तरीके से परेशान कर रही थी, खासकर इस गर्म जो जलवायु में उनके घोड़ों के लिए बिल्कुल ही प्रतिकूल स्थिति मौजूद थी यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि अब उनके सैनिकों को आगे बढ़ने की कोई इच्छा रही नहीं गई। यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। यूनानी सैनिकों को विशेष रूप से खबर थी कि गंगा के किनारे इधर एक भारी शक्ति यहाँ पे मौजूद है। साफ तौर पर यह मगध राज्य के बारे में बतलाया गया है। मगध पर नंद वंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं बड़ी थी। इसीलिए सिकंदर आगे बढ़ने के लिए बार बार अपील करता रह गया, पर यूनानी सैनिक टस से मस नहीं हुए। सिकंदर यहाँ पे चूंकि एक नौजवान 22-25 साल का एक नौजवान युवक था, बार बार वो अपने सैनिकों में, ठीक है, जोश भर रहा है। सिकंदर ने दुखे भर स्वर में कहा, बहुत अधिक मोटिवेट करते करते थक गया तो बेचारा क्या करता, बोला कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन है और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा, अपने ही लोगों से हार मानने को मजबूर हो गया। वह वापस लौटने को बाध्य हो गया और पूर्वी साम्राज्य का उसका सपना अधूरा रह गया। वापस लौटते हुए सिकंदर ने भारतीय सीमा के अंत तक पहुंचते पहुंचते जब इधर से आएगा सिकंदर, तो छोटे छोटे गणराज्यों को पराजित भी करेगा। वह भारत में लगभग 19 महीने तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, 19 मौन तक, ठीक है, रहा, जिसके दौरान वह हमेशा लड़ाई में ही लगा रहा। उसने अपने जीते हुए भूभाग को सुव्यवस्थित करने का शायद ही अवसर मिला, फिर भी उसने कुछ प्रबंध किए। अधिकांश विजित राज्य उनके शासकों को लौटा दिया गया। उन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार कर ली, परंतु उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया, जो कि बुकफेला था, निकाया था, सिकंदरिया था, और यहाँ पे 3 यूनानी गवर्नरों को यहाँ पे, ठीक है, इनको अपने अंडर कंट्रोल में रख दिया। लेकिन यही था, सिकंदर अब लंबे समय तक चलने वाला नहीं था, वापस लौट गया और लगभग ऐसा माना गया कि 323 ईसा पूर्व में यहाँ पे, ठीक है, बहुत अधिक कंट्रोवर्सी है कि सिकंदर की यहाँ पे मृत्यु हो गई। अब इसकी जब मृत्यु हुई तो अब इसकी जगह को लेने के लिए वहाँ कई सारे इसके जो उत्तराधिकारी के रूप में मौजूद होते हैं, इनमें भी युद्ध होता है और इनमें जो बाजी मारता है सेल्यूकस निकेटर। और यही सेल्यूकस निकेटर जो होता है, ठीक है, सिकंदर का जो सेनापति के रूप में मौजूद होता है। अब इसकी जो इच्छा थी कि जो मेरे आका ने जिस काम को अधूरा छोड़ दिया था कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों की तरफ विजित उसने नहीं किया था, अब ये सेल्यूकस करने जाएगा। तब तक इधर नंद साम्राज्य की तरफ इधर, ठीक है, इससे भी बड़ा शासक चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आ चुका है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे कैसे चंद्रगुप्त सेल्यूकस आपस में टकराते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक का स्टोरी यही है। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, इधर से जो सिकंदर का जो लौटने का जो मार्ग है, ठीक है, ये जो क्षेत्र यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे कैसे आया था स्थल मार्ग से, लेकिन गया बिल्कुल इधर, ठीक है, किनारा होते हुए गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कितने बार इस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पूरी की पूरी जो कहानी थी हमने बहुत बड़े एक भूमिका के रूप में देखने का प्रयास किया। अब आइए हम लोग बात करते हैं जो अक्सर मेंस वगैरह में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के कारणों की विवेचना कीजिए। तो अब यही है कि कारणों में हमें जो भी कुछ अभी मैंने आप लोग बताया एक कहानी के फॉर्मेट में, उसको बेहद ही सिस्टमेटिक ढंग से लिखना होता है। पहला है भारत की राजनीति की स्थिति। अब याद करिए कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की जो राजनीति की स्थिति कैसी थी। उस समय उत्तर भारत में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष इधर
फैल रहा था, हो रहा था। ठीक उसी समय कहा जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग की राजनीतिक अवस्था अत्यंत शोचनीय थी। जो भी था यहाँ पे पुरु था, ठीक है, इधर तक्षशिला, इधर पुरु, काफ़ी शोचनीय थी। इस समय भारत का संपूर्ण क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इनमें से कुछ राजतंत्र थे और कुछ यहाँ पे गणतंत्र भी थे। आगे हम लोग देखेंगे। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में बहुत सारे, जैसे कि कठ, ध्यान रखिएगा, कठ, इसके अलावा मालव, दूसरा है क्षुद्रक, आम्बवंड, ठीक है, जैसे ये सारे के सारे गणतंत्र थे। गणतंत्र जो लोगों के द्वारा चुनी गई यहाँ पे शासन प्रणाली होती थी। और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो इन्हीं क्षेत्रों पे असमक, ठीक है, असमक के साथ साथ तक्षशिला जैसे राजतंत्रात्मक राज्य थे। इस क्षेत्र में किसी सार्वभौम सत्ता का अभाव था जो इन राज्यों को नियंत्रण में रख सके। ये राज्य सदैव एक दूसरे से संघर्षरत थे तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास में लगे रहते थे। परिणाम स्वरूप कोई भी विदेशी शक्ति इनकी कमजोरी का लाभ उठाकर इनके, ठीक है, अपने अंडर कंट्रोल कर सकता था। और हुआ यही भी, सिकंदर ने इसी चीज़ का यहाँ पे फायदा उठाया और इन सारे क्षेत्रों पे सिकंदर के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया। तो ये था राजनीति की स्थिति। दूसरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिकंदर की विश्व विजेता बनने की अभिलाषा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, महत्वाकांक्षा एवं योग्यता के बल पर वह शीघ्र यूनान का शासक बन बैठा। अब वह समस्त विश्व पर अपनी विजय पताका फहराना चाहता था। अब याद करिए कैसे एक छोटा सा जो मकदूनियाई शासक पूरे यूनान का शासक बन गया। अब जब इतना बड़ा काम करेगा और उस बच्चे का बचपन का ही ड्रीम है कि हमें विश्व विजेता बनना है, तो क्या वो रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, जबकि उसकी शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। इस क्रम में उसने एशिया माइनर का क्षेत्र था, तुर्की का जो क्षेत्र एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मिस्र, ईरान पर कंट्रोल किया और अरबेला के युद्ध में हखमनी वंश को पराजित कर हखमनी साम्राज्य का अंत कर दिया। ईरान विजय के बाद विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखना सिकंदर के लिए अब यह आवश्यक था कि वह भारत में भी आके विजय करे, क्योंकि ईरान और भारत की सीमा बिल्कुल नज़दीक थी। इसीलिए सिकंदर को लगा कि अब हमें भारत पे अटैक यहाँ पे करना ही चाहिए। तो ये था पूरा सिकंदर के विश्व विजेता बनने की अभिलाषा। तीसरा कारण है यहाँ पे धन प्राप्ति की इच्छा। पश्चिमी जगत में भारत को उस समय सोने की चिड़िया बोला जाता था। ध्यान रखिएगा, सोने की चिड़िया के रूप में व्याख्यात किया गया था। सिकंदर ने ईरानियों से भारत की संपन्नता के विषय में सुन रखा था। अतः इस वैभव को प्राप्त करने एवं विश्व विजेता बनने के लिए उसने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट कारण है नए प्रदेशों की राजनीतिक इच्छा। ठीक है, ईरानियों की तरह सिकंदर को भी लगा कि भाई नए नए भौगोलिक का, ठीक है, नए नए भौगोलिक क्षेत्रों का खोज करना यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्रों का जब अन्वेषण होगा, खोज होगा, तो बहुत सारे जो चीज़ है सिखाने को जो मौका मिलेगा। सिकंदर इसी प्रक्रिया से गुजर रहा था। भारत अब भी पश्चिम जगत के लिए अजूबा ही बना हुआ था। अतः सिकंदर यहाँ की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखता था, इसीलिए उसने भारत पर अटैक करना शुरू कर दिया। कारण एक नहीं है, देखिए कारण बहुत सारे हैं। नेक्स्ट कारण यहाँ पे विजय का रास्ता सहज। ठीक है, सिकंदर ने यह देख लिया कि कितनी आसानी से जब वो इन पर्शियन एम्पायर तक, ईरानी साम्राज्य तक आ चुका है, तो यहाँ से अब कितना दूर है, कोई दूर नहीं है। ईरानियों को किसी बड़े प्रतिरोध का, ठीक है, जब उनको सामना नहीं करना पड़ा, भारतीयों को हराने के लिए ईरानियों ने आसानी से, खासकर साइरस के द्वारा, दारा प्रथम के द्वारा जो हराया गया, अब इसे लगाया कि भाई जब मैं इन लोगों को हरा देता हूँ, ठीक है, खुद जो भारतीय थे, अब खुद सोचिए, जो भारतीय थे ईरानियों से हार चुके थे, और इधर जब सिकंदर आएगा तो सिकंदर ईरानियों को हरा देगा, तो अब उसे क्या लगेगा कि ये जो भारतीय कमज़ोर है। जब खुद
इनके हराए हुए शासकों को मैंने हरा दिया तो फिर मुझे भला ये कैसे रोक सकते हैं। ये भी था, विजय का रास्ता बेहद ही आसान था। नेक्स्ट कारण में यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ भारतीय शासकों द्वारा सहयोग का आश्वासन भी दिया गया। जैसे मैंने बताया कि तक्षशिला का जो शासक था जिसका नाम था आम्भी के द्वारा, इतिहासकारों में ध्यान रखिएगा एक मत्ता की स्थिति नहीं है, बहुत सारे जो रिसोर्स हैं अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो सिकंदर को कुछ भारतीय शासकों ने सहयोग का आश्वासन दिया, फलतः वह और भी उत्साहित हो उठा। वस्तुतः पोरस एवं तक्षशिला के शासक आम्भी के बीच मनमुटाव था। पोरस को नीचा दिखाने के लिए आम्भी ने सिकंदर को आमंत्रित किया। तो ये था पूरा का पूरा सिकंदर के आक्रमण के कारण। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। इतिहास में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है, ठीक है, कि कब कोई भी शासक किसी दूसरे क्षेत्रों पे कंट्रोल करता है तो वहाँ पे प्रभाव क्या पड़ा, नकारात्मक सकारात्मक ऐसे चीज़ों को एग्जाम में बार बार यूपीएससी मेंस, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को खूब अच्छे तरीके से पूछता है। तो आप देख पा रहे हैं कोई प्रभाव नहीं, पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इस चीज़ को लेके इतिहासकारों में एक जो मैतक्य की स्थिति है, विवादास्पद की जो चीज़ है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पे बहुत कम इतिहासकार इसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ना के बराबर है। वहीं पर्याप्त प्रभाव पड़ा, ये यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करें। कहा जा रहा है कि सिकंदर भारत में देखिए लगभग उस समय 19 मंथ रहा। इतने कम समय तक रहने के कारण ही बोला गया कि भारत पर यूनानी प्रभाव के संबंध में प्रायः विवाद रहा है। कुछ इतिहासकार आएंगे जैसे स्मिथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। स्मिथ जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि इस यूनानी आक्रमण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। भारत में सिकंदर के 19 महीने प्रवास के दौरान वह अधिकतर युद्धों में ही संलग्न रहा। सिकंदर युद्धों में ही संलग्न रहा और विजित प्रदेशों में प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से वो सुदृढ़ भी नहीं कर पाया। जब वह भारत में था तभी उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है। जैसे कि बेबीलोन जाते ही जब वापस अपने घर लौटा तो भारत से उसकी धीरे धीरे सत्ता समाप्त होने लगी और मौर्यों के राजनीतिक उत्कर्ष ने बची खुची यूनानी शक्ति को भी समाप्त कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा, इसके क्षेत्रों पे कंट्रोल कर लेगा। इस प्रकार कहा जा रहा है कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण का कोई अस्थायी राजनीतिक परिणाम नहीं निकला तथा भारत के जनजीवन चाहे साहित्य हो जाएगा, इसके अलावा संस्कृति हो जाएगा, इन सारे चीज़ों पे बहुत अधिक यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा खासकर वी स्मिथ के द्वारा बोल दिया गया कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग जब दूरगामी, ठीक है, चश्मा अपना चेंज करते हैं, देखने का नज़रिया बदलते हैं, तब पता चलता है कि भारत पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा सिकंदर के आक्रमण के कारण। तो यहाँ पे कुछ विद्वानों का मानना है कि सिकंदर का आक्रमण एक महज तूफान नहीं था, यह व्यर्थ नहीं गया, बल्कि इसके अस्थायी और दूरगामी परिणाम निकले। ऐसा जो जरूरी नहीं था कि इंस्टेंट हो। पहला जो था सीमांत प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन। आक्रमण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि भारतीयों में राजनीतिक एकता स्थापित करने के लिए उनके अंदर जो प्रवृत्ति जाग चुकी कि अगर हम लोग बिल्कुल अगर इसी तरीके से रहें, अलग क्षेत्रों में अगर बटे रहें, तो फिर से कोई सिकंदर आएगा और हमें अपने अंडर कंट्रोल कर लेगा। वस्तुतः सिकंदर ने भारत की राजनीतिक अराजकता का लाभ उठाकर ही भारत को विजित किया था। अतः इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था कि यहाँ राजनीतिक एकता स्थापित की जाए और यह कार्य आप लोगों को ध्यान होगा कि आगे चल के घनानंद को हरा के अर्थात नंद वंश को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस चीज़ को भली भांति अपनाया गया। सिकंदर के आक्रमणों ने भारतीय सैनिक दुर्बलताओं को भी उजागर कर दिया, ठीक है। सैनिक जो दुर्बलता थी भारतीयों को पता लग गया
कि इतने हम सक्षम नहीं हैं। अतः सेना को, भारतीय सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण दिया जाने लगा। गज सेना के साथ साथ बोला गया कि घुड़सवार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घुड़सवार सेना भी, आप लोग याद होगा कि गज जो थे उस समय मगध के क्षेत्रों में बहुत अधिक पाए जाते थे। मगध, ठीक है, जो राजवंश था, तो यहाँ पे घुड़सवारी को भी रखा जाने लगा। सबसे बढ़कर बात यह हुई कि सीमांत राज्य इतने कमजोर हो गए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको आसानी से अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। गया सिकंदर यहाँ पे गया, ऑलरेडी कमजोर थे ही, आसानी से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनको अपने क्षेत्रों में मिला दिया गया। लेकिन भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और इसने राजनीतिक एकता कायम की लगभग उत्तर भारत से लेके नीचे प्रायद्वीपीय भारत तक। तो ये था सीमांत प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन। नेक्स्ट कारण हम लोग देखते हैं, भारत में यवन बस्ती की स्थापना। सिकंदर के आक्रमण का एक अस्थायी परिणाम यह निकला कि भारत में अनेक भवन या यूनानी बस्तियों की यहाँ पे स्थापना हुई। ऑलरेडी सिकंदर के द्वारा 3 उपनिवेश, ठीक है, जो क्षेत्र बनाया गया था, जैसे कि बुकफेपला था, ठीक है, इसके अलावा सिकंदरिया था, निकाया था। इन तीनों क्षेत्रों को उपनिवेश के रूप में यूज किया गया, और इन तीनों क्षेत्रों में देखिए अब बिल्कुल यूनानी संस्कृति से इस क्षेत्र को यहाँ पे चलाया जा रहा है। और जब भारत के क्षेत्र में यूनानी संस्कृति जब चलेगी तो स्वाभाविक है कि इसका जो प्रभाव होगा भारत पे भी इस संस्कृति का, इस कल्चरल एक्टिविटी का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि, ठीक है, मूर्ति कला को ले लीजिए, हेलेनिस्टिक जो कला थी भारत में धीरे धीरे वहीं जो कला थी, हेलेनिस्टिक कला, गंधार शैली के रूप में यहाँ पे डेवलप हुई। नेक्स्ट, तीसरा है यूनान और भारत में घनिष्ठ संबंध। सिकंदर के आक्रमण ने यूनान और भारत को एक दूसरे के निकट ला दिया। दोनों देशों के बीच सीधा संपर्क, ठीक है, जिसे कि हॉटलाइन बोलते हैं, सीधा संपर्क यहाँ पे स्थापित हुआ। अब भारत और यूनान के मध्य एक जल मार्ग एवं 3 स्थल मार्ग खुल गए। इन मार्गों से भारतीय व्यापारी पश्चिम के साथ, देखिए भारत के साथ बिल्कुल इधर पश्चिम के साथ मेडिटेरियन सी के आसपास व्यापार करने में सफल हो सके। यूनानी भी भारत में आने लगे, जैसे कि सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी आया, और सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी हेलेना थी उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी कराया गया। तो यूनान और भारत में घनिष्ठ संबंध, चाहे वो वैवाहिक दृष्टिकोण से हो, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे उसका जो राजदूत आया, ठीक है, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से हो। चौथे नंबर पे यहाँ पे भौगोलिक खोजों को प्रश्रय। कहा जा रहा है कि सिकंदर के आक्रमण ने भौगोलिक खोजों को प्रश्रय दिया। उसके अपने मित्र निर्याकस की अधीनता में एक जल बेड़ा सिंधु नदी के मुहाने, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के मुहाने यहाँ पे पहुँचाया। जल बेड़ा उस समय नदी पे, ठीक है, नाव बना के चलना इतना आसान नहीं था। सिंधु नदी के मुहाने से सीधे इधर फरात नदी के मुहाने तक, दजला फरात इधर, ठीक है, बीच में लगभग पश्चिम एशिया के तरफ, एवं बंदरगाह का पता लगाने को भेजा। इस जलमार्ग का पता चलने से पश्चिम एशिया के साथ व्यापार वाणिज्य की विजय हुई, ठीक है। तो ये था यहाँ पे भौगोलिक खोजों को प्रश्रय। नेक्स्ट यहाँ पे अखिल भारतीय इतिहास के तिथि क्रम को जानना। अभी तक देखिए बहुत सारी चीज़ों को लेके ऐसा कोई क्लियर कट नहीं है कि यही चीज़ सही है, लेकिन सिकंदर के आक्रमण के पश्चात कम से कम इतना तो क्लियर हो गया तिथि को लेके कि सिकंदर के, ठीक है, आगमन के पश्चात भारतीय इतिहास के तिथि क्रम को सुनिश्चित सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे करने का प्रयास किया गया। सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारतीय इतिहास का तिथि क्रम बहुत अधिक निश्चित नहीं है, परंतु 326 ईसा पूर्व के पश्चात भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध ब्यौरा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया।
उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट प्रभाव भी हम लोग देख पा रहे हैं। सांस्कृतिक प्रभाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिकंदर के आक्रमण ने अनेक क्षेत्रों में, जैसे कि वो सैन्य कला का क्षेत्र हो गया, कला साहित्य का हो गया, कला साहित्य, इसके अलावा ज्योतिष का क्षेत्र, ऑलरेडी वहाँ का यूनान का जो विज्ञान था काफ़ी डेवलप था। ज्योतिष के साथ साथ यहाँ पे चिकित्सा का क्षेत्र था, मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा चलन, मुद्रा व्यवस्था, इन सारे चीज़ों में भी प्रभाव पड़ता चला गया। एग्जाम्पल के रूप में आप देख पा रहे हैं, सिकंदर के साथ हुए युद्धों ने गज सेना की दुर्बलता को स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ भारी भरकम चीज लेने से युद्ध को जीता नहीं जा सकता है, उसमें तीव्रता होना बहुत जरूरी है। अतः अब सैन्य कला में अश्व सेना को बाकायदा शामिल कर लिया गया, जिससे कि अश्व सेना का महत्व अधिक बढ़ गया। अनेक भारतीय यूनानी देवताओं की पूजा करने लगे। ठीक है, यहाँ पे धार्मिक चीज़ों को यहाँ पे बढ़ावा मिला। बैक्टीरिया यूनानियों का प्रधान सांस्कृतिक केंद्र बन गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जब गंधार पर पुनः बैक्टीरियो का आधिपत्य हुआ, तब भारतीय संस्कृति इससे बहुत अधिक प्रभावित हुई। बैक्टीरिया का क्षेत्र है अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर का क्षेत्र। कालांतर में आगे चल के चाहे वो मुद्रा प्रणाली हो, चाहे कला, चिकित्सा, साहित्य, यूनानी संस्कृति से सब प्रभावित हुए। और यही तो बात है, देखिए अभी जितने भी टेक्नोलॉजी के टर्म है, साइंस का टर्म है, ठीक है, स्पेस का टर्म है, इन सारे टर्मों में आप जनरली देखते होंगे यूनानी भाषा से लिया गया है, ग्रीस भाषा से लिया गया है। आगे चल के इसी यूनानी साम्राज्य की जगह रोमन आ जाएगा, रोमन एम्पायर, तो देखेंगे लैटिन भाषा यहाँ पे खूब प्रयोग किया गया। तो कहने का एसेंस ये है कि यूरोप में जो ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा है, दो अलग अलग साम्राज्यों में बहुत लंबे समय तक चला। और उस समय इनिशियल स्टेज पे ही जो भी उस समय की चीज़ों की जो खोज हुई है, आज के समय में जो उसकी निरंतरता बनी हुई है, उसकी प्रासंगिकता यूरोप के दृष्टिकोण से, उस रोमन साम्राज्य के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनेक भारतीय फिल्मों के नाम व पटकथा सिकंदर के नाम पर पड़े। आज भी देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे फिल्म आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो। तो कुल मिला के देखिए, यहाँ पे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर होना हो बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, भले ही वो देर से पड़ा। सिकंदर का आक्रमण कोई महत्वहीन घटना नहीं थी। इससे पश्चिमोत्तर सीमा को सदैव के लिए विदेशी आक्रांताओं के लिए खोल दिया गया। जो भी हमला हुआ, कोई इधर जो हिमालय है, जिसे कि भारतीय बाप का दर्जा दिया गया है, इधर से अटैक नहीं होता है। जो भी हिंदू कुश की पहाड़ियों की तरफ से अटैक होता है, जो कि अब अभेद नहीं रहा। इसी मार्ग से आगे आने वाले जो लोग हैं, जैसे कि हिंद यूनानी, शक पहलव, कुषाण, हूण, तुर्क, मुगल आदि भारत आए और अपना शासन स्थापित किया। इन संपर्कों का कालांतर में भारतीय संस्कृति और इतिहास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। कहीं तो वहाँ पे आके पूरी तरीके से भारतीय होके ही भारत में ही रच बस भी गए। कुल मिला के फ्रेंड्स, यही था पूरा का पूरा सिकंदर का, ठीक है, कारण परिणाम उसके आने का, ठीक है, जो भी था मैंने हर एक पहलू को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करा दिया है। उम्मीद है अब आप लोगों को सिकंदर से रिलेटेड कोई भी समस्याएं नहीं होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करते रहे एंड गॉड ब्लेस यू।